गणित वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। तो इसमें सबसे पहले हम बेस वेक्टर क्या है इसके बारे में हम समझें। नहीं तो हमने अभी पढ़ाया बच्चों को, उनका बेस सही नहीं था, बहुत दिक्कत में हो गए। ठीक है, तो शुरुआत में हम बिल्कुल वेक्टर से देखते हैं। अब कुछ लोगों को पता है, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी फिर वही पढ़ाई रहे जो 11 में पढ़ाया है। लेकिन ज़रूरी है, जो नए बच्चा है, जो बच्चा है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। पीछे का नहीं समझेंगे यहाँ का बेस तो फिर दिक्कत हुई है। तो वेक्टर क्या है? वेक्टर, इसके पास वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डायरेक्शन और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। एक है डायरेक्शन, दूसरा है मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मोबाइल। अरे वो कहाँ गया? डायरेक्शन माने क्या होता है? दिशा। मैग्नीट्यूड माने क्या होता है? मोबाइल। दोनों इसमें होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटी बहुत सारी है, जैसे वेग है, यहाँ देखो हम, जैसे वेग यानी वेलोसिटी। इसमें पहला जो एक्सरसाइज है उसमें यही छांटना है कि कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब क्या है? ये अगर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड और इसके आगे लिखा होगा कोई डायरेक्शन, पूर्व या ईस्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। और ये क्या हो गई? डायरेक्शन। मेरी बात समझे हो कि नहीं? जब भी वेग की बात होगी तो उसमें दो चीज़ें जरूर शामिल कर देगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर 20 मीटर पर सेकेंड या पूर्व या ईस्ट देगा। और एक दूसरी चीज़ होती है स्पीड। स्पीड यानी जिसका नाम होता है चाल। ये केवल ऐसा लिखा मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये कौन सा होगा? ये इसका नाम होगा अदिश। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर। और हमने एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। हमने बताया था वेक्टर में, आपको हमने कहा ये हमारे पास कक्षा 11 में जब आए थे तभी हमने बताया था, जब 50 किलो का पत्थर है ये हमारे पास, इसको हम चाहे जहाँ फेंकें, चाहे जहाँ इसको हम फेंकें, ये कितने किलो का रहेगा? 50 किलो का रहेगा। यानी 50 किलो, यानी ये क्या है? मास। यानी ये मास का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। ये कैसी राशि? इसमें केवल एक ही चीज़ है। ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि, यानी स्केलर है। अब इसी पत्थर को जब हमें आगे बढ़ाना होगा, ये 50 किलो का पत्थर है, इसको हमें आगे बढ़ाना होगा। हमने कहा इस पर हम बल लगाएं 50 न्यूटन का। कितना फोर्स लगाया? 50 न्यूटन का। तो ये पत्थर आगे चलेगा, या इधर से फोर्स लगाएं 50 किलो पर इधर से, तो ये पत्थर इधर चलेगा। चलेगा कि नहीं? तो इसमें इधर ये डायरेक्शन आ गई, ये दिशा आ गई। इसमें इधर डायरेक्शन आ गई। तो कहने का मतलब है, जब भी हम किसी चीज़ पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें दो चीज़ें शामिल हो जाएंगी, एक तो मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। चाहे किसी चीज़ पर, जैसे हम स्टूल पर ऐसे फोर्स लगाएं तो देखिए हमने बल लगाया, एक दिशा भी आ गई। तो बल एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। बल क्या है? वेक्टर है। तो बल को लिखने के लिए हमें क्या, इस पर हमेशा हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक तीर का चिन्ह इस पर लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बल हमने लिखा है तो लिखा होगा 50 न्यूटन, ये इसमें दिशा जरूर शामिल होगी। 50 न्यूटन पूर्व, 50 न्यूटन पूर्व, इसका मतलब क्या? 50 न्यूटन के लिए ये तीर, और ये नोक काहे के लिए है? इसकी दिशा के लिए। नोक काहे के लिए है?
दिशा के लिए। बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, बहुत सारी क्वांटिटी स्केलर हैं, बहुत सारी वेक्टर हैं। जैसे दूरी डिस्टेंस, ये क्या है, ये अदिश है। अदिश का मतलब क्या है, स्केलर। जैसे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर दिख रहा कि नहीं है, ये कैसी है, सदिश यानी वेक्टर। तो जिनमें दिशा और परिमाण होगा, त्वरण एक्सीलरेशन, वो कैसी है, सदिश। अब ये फिजिक्स से बना है वेक्टर। तो इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे वेक्टर, समान वेक्टर होते हैं, दोनों की दिशा और परिमाण समान हो। विपरीत वेक्टर होते हैं, एक दोनों की लंबाई समान हो पर डायरेक्शन दिशा विपरीत हो, उसको हम कहते हैं विपरीत वेक्टर। एक सबसे खास वेक्टर होता है जिसका नाम होता है यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर को हम लोग लिखते कहते हैं, सदिश को लिखे दे रहे हिंदी में, सदिश को निरूपित करने के लिए, सदिश को निरूपित करने के लिए, सदिश को निरूपित करने के लिए एक तीर, बाण का प्रयोग करते हैं। अब ये सब चीजें बेटा 11 की। सदिश को निरूपित करने के लिए एक तीर या बाण का प्रयोग करते हैं। बाण, जैसे कोई भी चीज लिखा है, वेग लिखा 20 मीटर पर सेकेंड, अभी ये हम तीर का प्रयोग नहीं करेंगे, वेग है, वेलोसिटी है फिजिक्स में। लेकिन अगर हम इस पर ऐसे लगा दें पूर्व, और देखिए अब दिशा भी शामिल हो गई, ये लंबाई ये 20 मीटर पर सेकेंड के लिए हो गया, अब पूरब शामिल हो गया, तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, तीर। क्या लिखना पड़ेगा, तीर, नोक। तीर के साथ में क्या लिखना है, नोक। लेकिन फिजिक्स में इसका अगर माड एक नाम होता है, माड, अभी हमने लिखा माड यानी परिमाण, माड या परिमाण या मैग्नीट्यूड। तो माड जो लिखना है किसी चीज का, माड का, जैसे माड बी बराबर, तो केवल रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। माड का मतलब इसमें दिशा हटा दो, मॉड का मतलब होता है इसमें दिशा हटा दो, केवल परिमाण रखिए। परिमाण कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये परिमाण है। और फिजिक्स में एक चीज हमें लिखना है, इसमें मैथ में ही, मॉड बी बराबर खाली बी के भी होता है। कोई चीज लिखिए मॉड बी, वो खाली बी के बराबर होगा, क्योंकि खाली बी जब हम लिखेंगे, देखिए खाली बी लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड। जब इसमें डायरेक्शन लगा देंगे तब इस पर तीर बनाएंगे ना। तो खाली 20 मीटर पर सेकेंड लिखा है तो खाली मैग्नीट्यूड लिखा है, तो उस पर कोई भी वेक्टर का चिन्ह हम नहीं बना सकते। बात समझ रहे हो मेरी, है? खाली 20 मीटर पर सेकेंड लिखा है तो इस पर हम तीर का चिन्ह तो बनाएंगे नहीं। और जब हम पूरब डाल देंगे, उत्तर डाल देंगे, तो इस पर हम काहे का चिन्ह बनाएंगे, तीर का चिन्ह बनाएंगे, वेक्टर हो जाएगा। लेकिन एक चीज बताओ, ये खाली 20 मीटर पर सेकेंड, और ये मॉड जब लिख दिया फिजिक्स में, मॉड का मतलब है मॉड का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, केवल परिमाण लिखना है। तो 20 और 20 ये बराबर है कि नहीं बताइए। तो मॉड बी बराबर खाली बी के बराबर हो सकता है। कहीं पर भी लिखा होगा मॉड बी, हम अभी वेक्टर पढ़ाएंगे तुम्हें गणित में, और वहाँ पर खाली ए मॉड ए लिखा होगा, हम खाली ए के बराबर भी उसको लिख लेंगे। अगर गणित में दिया होगा मॉड ए बराबर 3, तो इसका मतलब खाली ए बराबर भी 3 दिया है। बात तुम्हारी समझ रहे हैं आप लोग, मॉड ए बराबर अभी फिजिक्स। लेकिन उसके बाद ये सब 11 की चीज़ें हम सब पढ़ा के रख चुके हैं। अब इसके बाद और एक चीज़ें होती हैं, आई जे कैप, यूनिट वेक्टर, ये चीज़ और हमें पढ़ना है। एकांक सदिश, अभी इसके बाद और देखना है एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश का मतलब है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 1।
ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। हाँ, इसका ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। जैसे इसे हम लोग काहे से लिखेंगे, इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए कैप से हम लोग लिखते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप। ये हमें इसे काहे से लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप, इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। तो ए कैप किसके बराबर होता है, ध्यान रखिए, ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए, वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए, वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। तो यहाँ से अब अभी हमने एक चीज़ और पढ़ाई थी, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए का मतलब खाली है। बोलो, वेक्टर ए का मतलब क्या है, खाली। अपनी सीट चेंज कर लो भैया अगर ना दिखता हो, जले जो ना समझियो, उसमें सवाल तुम्हारे समझो में ही है लेकिन वो गहराई में ना जाती हो, तो इसीलिए यहाँ इसको जरूर देखिए। ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे खाली ए लिख सकते कि नहीं, खाली ए का मतलब भी परिमाण होता है और मॉड ए का भी मतलब क्या होता है, परिमाण। खाली ए का भी मतलब मैग्नीट्यूड है, मॉड ए का भी मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। तो दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से जिसका कोई नहीं उसका कौन, एक। तो वेक्टर ए बराबर कितना हो जाएगा, ए कैप वो ए इंटू ए कैप। तो एक बात यहाँ से निकल के आती है, एक बात यहाँ से निकल के आती है, अगर किसी को वेक्टर बनाना है, हाँ एक चीज़ और, उसी के परिमाण को उसके कैप से गुणा कर दो। किसी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसके परिमाण को ए कैप, वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए बराबर क्या होता है, ए इंटू में ए कैप। ऐसे हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बराबर कितना होता है, वेक्टर ए बराबर उसके परिमाण को उसके कैप से गुणा कर दो, उसके परिमाण को उसके कैप से गुणा। तो खाली वेक्टर ए को लिखना है, वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप, ये हमने लिख दिया। अच्छा समझ रहे हो कि नहीं, फंस गई हो सवाल हम। वेक्टर ए बराबर ए इंटू ए कैप। किसी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसके परिमाण को उसके, कहूँगा तुम्हें कहाँ दिखाई देती, यहाँ पर आई जाओ, क्योंकि जो हम सवेरे पढ़ाए बच्चा गड़बड़ा गया ना। तो किसी को अगर वेक्टर बनाना है तो उसके परिमाण को उसके कैप से गुणा कर दो, उसके दिशा में जो कैप होगा यूनिट वेक्टर होगा उससे गुणा कर दो, वो क्या बन जाएगा, वेक्टर। जैसे कि हमने क्या बताया है, आइए यूनिट वेक्टर का मतलब पहले समझ लें। यूनिट वेक्टर क्या है, ये बहुत टाइम बर्बाद होता है। जैसे किसी की लंबाई 4 मीटर है तो हम कहेंगे नॉट यूनिट वेक्टर, समझ गए। किसी की लंबाई अगर 4 मीटर है तो वो यूनिट वेक्टर नहीं है। अगर उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है तो वो क्या है, एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। उसकी अगर लेंथ 1 मीटर है तो वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। बात समझे हो, यूनिट वेक्टर के लिए उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर। और उसको हम तुरंत लिख देंगे ए कैप बराबर कितनी, 1 मीटर। ए कैप बराबर कितना, 1 मीटर। तो यूनिट वेक्टर लिख पाएंगे। उसको यूनिट वेक्टर नहीं लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे वेक्टर उक्टर। तो ए कैप बराबर 1 मीटर मॉड ए कैप। और एक यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, जिनको कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, इनकी बात एक चीज़ और होती है, एक चीज़ और ध्यान रखिए। अगर किसी भी यूनिट वेक्टर का क्या हमने पढ़ा है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, तो इनका मतलब होता है अगर इन पर मॉड लगा दोगे तो इनका मान कितना बन जाएगा, 1। यह बात समझ में आई रही कि नहीं। परिभाषा देखिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 होता है। अभी इनका परिमाण जब मॉड लगाया तो परिमाण की बात हुई, तो मैग्नीट्यूड की बात हुई। अगर इनके पर मॉड लगाएंगे तो उसका मान तुरंत कितना हो जाएगा, 1।
रटो ना, समझो, रोको हमें। माड जे बराबर कितना, 1, माड के बराबर कितना, 1, ये माड हो गया। इनका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1। फिजिक्स में भी ये काम में आएगा। हाँ, बहुत जरूरी है। जैसे अभी कूलाम्स लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म लिखा है या नहीं, कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तब यूनिट वेक्टर, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि तुम कक्षा 11 में या बेस नहीं ठीक था, इसको लिखना, इसमें यूनिट वेक्टर का काम है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। तो इनका माड ये समझ में आया कि नहीं, 1 हो जाएगा। कोई भी हो यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब होता है उसका माड लेंगे तो उसका मान कितना आएगा, 1। उसका माड लेंगे कितना आएगा, 1। कोई भी हो, चाहे वी कैप हो, उसका माड लेंगे कितना आएगा, 1। उसका माड लेंगे, उसका ना अभी नहीं, चाहे उसका माड लेंगे, लिया, उसका माड लेंगे तो कितना आएगा, 1। बहुत समय लगे हमें यार, हम एक्सरसाइज। अच्छा, अब एक चीज और हम बनाने जा रहे हैं, लिया, हाँ, 2 का, चलिए, एक नाम होता है, ये होता है यक्स अक्ष, नाम सुने हो? ये देखिए यक्स लिखा है और वाई लिखा है और जेड लिखा है। हम देखिए, एक एक्स अक्ष होती है, एक वाई अक्ष होती है और एक जेड अक्ष होती है। 3 अक्षें होती हैं, 3D में 3 अक्षें होती हैं, यक्स, वाई और जेड, 3 अक्ष होती है। अब ये तीसरी अक्ष जो होती है, पेन 3, ये 3, ये अक्षांश तुमने पढ़े होंगे कक्षा 11 की गणित में, लेकिन नहीं पढ़े तो भी कोई बात नहीं, एक्स, वाई और जेड। अगर अक्षांश मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा तो देखिए, ये एक्स हो गई, ये वाई हो गई, ये जेड, 3। लेकिन ये जेड अक्ष ऐसी नहीं, बोर्ड पर नहीं बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे। अच्छा, इस पर होगा आई कैप, इस पर होगा जे कैप, इस पर होगा के कैप। अगर तुमने ये समझ लिया तो फिर वेक्टर में दिक्कत नहीं, ये हम पढ़ाते भी नहीं, लेकिन क्या करें, आप लोग नए नए बच्चे हैं। तो एक्स का आई, एक्स अक्ष पर होता है यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई अक्ष पर यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत है? एक्स अक्ष पर यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, कतई बेस से हम बता ही रहे हैं, कतई बेस से, और वाई अक्ष पर होता है जे कैप, और जेड अक्ष पर यूनिट वेक्टर मतलब एकांक सदिश, एक क्या होता है, के कैप। तो जैसे हमसे लिखा जाए, हमने कहा यहाँ पर अगर कोई कहे एक्स अक्ष पर 10 मीटर, अगर समझ जाओ तो ये उतारने की जरूरत नहीं है, परीक्षा उच्छा में नहीं आना है। हाँ, ये तुम्हें समझने के लिए, एक्स अक्ष पर 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से, ये चाल से एक्स अक्ष पर, हाँ, 10 मीटर पर सेकंड की चाल से। अब इसी को हम कोई वेक्टर से लिख दें, अब 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, आपको दिखाना, हाँ, दस मीटर पर सेकंड। अब समस्या ये हमारे पास है कि अभी ये केवल क्या लिखा है, इसका परिमाण। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, ये खाली है, क्या लिखा है, परिमाण। ये 10 क्या है, परिमाण ही तो है, दिशा थोड़ी है। ये दिशा होती पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैप, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कैप। तो अगर हमें इसको वेक्टर बनाना है, यानी इस पर इसको वेक्टर बनाना है अगर, तो इसको वेक्टर बनाना अगर है तो इस पर काहे का चिन्ह, तीर का चिन्ह लगाएंगे। तीर की लंबाई बताएगी परिमाण और नोक बताएगी दिशा। तो क्या हमारे पास होगा, 10 आई कैप। उसने खुद ही बोला है कि अगर आप हमें वेक्टर बनाना चाहते हैं तो कैप से गुणा कर दो। तो यहाँ पर कैप, एक्स अक्ष पर कैप कौन है, आई कैप। तो ये हमारा वेक्टर बन गया। इससे देख के ही हम बता सकते हैं कि कोई एक्स अक्ष पर आई कैप से हम जानकारी ले पाएंगे, कोई एक्स अक्ष पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है। बात समझो कि ना? हाँ, इसी प्रकार अगर वाई पर है तो अगर हम लिखेंगे
10 जे कैप, इससे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है, बाई एच पर। अगर बी लिखा है 10 के कैप, तो हमें यहाँ से पता चलेगा वो कहाँ पर है, जेड एच पर। बात समझो ना। तो ये चीज़ें हैं। अब बताओ यहाँ पर अगर समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बताओ, जो 11 में वो तो समझ ही गए होंगे, लेकिन जो नए भी हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। बताइए, समझ गए बेटा? सवाल लगना वेक्टर के बहुत आसान है, यही बात समझना था। अब इसके बाद हम एक चीज़ और हम जरूर फिजिक्स में लिखेंगे, कहीं पर भी, वो फिजिक्स सॉरी, उसमें मैथ में कहीं पर छोड़ दो, कहीं पर हमें लिखना होगा। आप अपना वो सेट करिए। कहीं पर हमें लिखना होगा कि जैसे मूल बिंदु, एक हमने चीज़ पढ़ाई थी, विस्थापन किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। लेकिन विस्थापन में फ़र्क है। विस्थापन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ से कोई चला यहाँ पर पहुँचा है, मान लिया 4, और यहाँ पर वापस आ गया है, तो ये पूरा चला है 4 और एक वापस आ गया, तो विस्थापन 3 माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना मानेंगे, 3। तो 4 पूरा है, एक वापस आ गया, तो विस्थापन क्या होता है, जहाँ से चला है और यहाँ पर ख़त्म किया उनके बीच की दूरी। विस्थापन का मतलब है जहाँ से चला है और जहाँ पर ख़त्म किया है उनके बीच की दूरी विस्थापन होता है। तो 4 में से एक गया, कितना बचा, 3, ये विस्थापन। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। विस्थापन क्या होता है, वो छोटी से छोटी, लेकिन अगर हमसे कहें दूरी कितनी है, तो 4 और 1 5, डिस्टेंस 5 हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, कोई यहाँ से चला यहीं पर आ गया, तो इसको हम लोग कहेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट। कितना, जहाँ से चला था वहीं पर आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 0। तो चलिए, अब हमने कक्षा 11 में एक चीज़ पढ़ाई थी एनसीईआरटी की फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट। अब हम उसको सिद्ध नहीं करेंगे, वेक्टर जोड़ना वेक्टर घटाना ये सब हम नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ बताएंगे। जैसे एक का घर यहाँ पर है पी पर, कहाँ पर घर है, ये इसको हमने पढ़ाया था, और थोड़ी देर बाद उसने अपना घर चेंज कर लिया, वो कहाँ पहुँच गया, क्यू पर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पी क्यू। क्या हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, पी क्यू। पी से घर चेंज कर दिया है, क्यू पर चला गया। अगर प्रूफ करेंगे तो एक दिन इसमें लगेगा। ये होता है सब, लेकिन ये है मूल बिंदु, इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु किसी की। अब पी क्या है, इसकी स्थिति। ओपी क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, मतलब पी की पोजीशन कहाँ है, पी का स्थित सदिश, पी का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष। मतलब ये, अब जैसे कि हम यहाँ पर रह रहे हैं गणेशपुर में, या हम लखनऊ में रह रहे हैं, तो कहीं कहीं हमारी दूरी नापना है, कहीं से नापना पड़ी है कि नहीं। अब गणेशपुर से नापना पड़ी है, तो गणेशपुर को हम 0 मान के नापेंगे। या साहब, अब हम पूछेंगे ये है का नाम, अविरल, अविरल का घर यहाँ पर लखनऊ में है। देखो अविरल ना, अब उतनी कोशिश कर रहे हैं पूरी। अविरल का मकान है, अगर हम अविरल को नापेंगे अपने गणेशपुर से, जैसे हम लोग, तो एक लड़का तो गणेशपुर से चलने के लिए तैयार हुआ, वो कहे यार अविरल को घर जाना है और अतीक को घर जाना है। अपनी कार की, अपने घर में सोचिए कि यार कई किलोमीटर है, तो पूछिए अविरल का घर यहाँ पर से 200 किलोमीटर है और थोड़ी दूरी पर अतीक रहा थे, तो नपियो कहाँ से, 0 से। कहाँ नापेंगे, 0 से। अब ये थोड़ो कि रोशन नगर से नापने लगे या गोला से नापने लगे। पी, इसको कहेंगे अविरल का मकान यहाँ से, और फिर अतीक के घर चले जाना, वहाँ 25 किलोमीटर और आगे, तो उसको नापेंगे तो 200 और 25, तो नपिए तो 20। अब ये बात हम जो लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसका नाम क्या है, ओ पी वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन है इसमें, ओ से पी, इधर लखनऊ इधर ही हुई, क्यों डायरेक्शन में हुए ओ पी। अब इसमें क्या है गुरुजी, परिमाण का है 200 और दिशा क्या है उधर, तो दोनों चीज़ें हैं, इसीलिए इस पर वेक्टर ओ पी मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष। पी का बहुत ध्यान से पढ़ो, स्थित सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष पी का
स्थित सदिश, मूल एक एक अक्षर आवे ने बच्चा हमारे बर्बाद हुई। अब अंग्रेजी में कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, समझ गए? पी का मतलब स्थित, उसका एड्रेस, स्थित सदिश क्या लिखा, मूल बिंदु के सापेक्ष पी का स्थित सदिश, उसका घर कहाँ पर है, बोलो हाँ या ना। चलिए ओ क्यू, इसको क्या, उसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु, दिखा दे कि ना हो, बड़ा लिख दें, मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष क्यू का स्थित सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष क्यू का स्थित सदिश, ये हो गया। तो अंग्रेजी में हम शॉर्टकट में लिखेंगे पीवी ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है। हमेशा कोई भी चीज दी है तो हमेशा वो काहे के सापेक्ष होगी, मूल बिंदु के सापेक्ष। अब इसको पी क्यू को हमने 11 में हल किया है, पी क्यू को 11 में हमने हल किया है, पी क्यू वेक्टर। अब हल यहाँ डायरेक्ट हम सूत्र देंगे, पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ओ क्यू वेक्टर, पी क्यू बराबर ये हमने सिद्ध किया था 11 में, कॉपी में है, ओ क्यू माइनस ओ पी, ये आता है इसका हल करने पर। अब ये सिद्ध करेंगे तो 11 की फिजिक्स में पहुंच जाएंगे। पी क्यू बराबर क्या होता है, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी, यानी क्यू का स्थित सदिश माइनस पी का स्थित सदिश। पहले देखिए, पहले दूसरे वाले के साथ ओ लगा दो, फिर पहले वाले के साथ ओ लगा दो, पहले दूसरे वाले के साथ ओ लगा दो, फिर पहले वाले के साथ ओ लगा दो, ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 11 डिस्प्लेसमेंट, जिसमें तीसरा लेसन है कक्षा 11 में सरल रेखा में गति, उसी में हमने पढ़ाया, बिल्कुल सब सिद्ध किया, वेक्टर को लाए, शिफ्ट किया कि नहीं। अब तुम्हें लोगों ने थोड़ा ध्यान रही है, दुनिया की चीजें दिमाग में भरी। अब ये जो बच्चा पढ़त है सही तो उसका ध्यान रहिए, बहुत लोगों ने ध्यान रही है। चलिए अगर एमपी लिखना है, एमपी वेक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, ओ पी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। एमपी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, पी का स्थित सदिश माइनस ओ का एम का स्थित सदिश, हमेशा ओ के सापेक्ष होगा, हमेशा ओ के सापेक्ष। अब गणित में अगर कभी भी एक चीज दी है तो उसको ध्यान रखना, ये हमने अभी आज सुबह पढ़ाया था, जिसे दिया 2 मरी गए 2, इसका मतलब समझ लीजिए अभी से, अगर काट दो चाहे कोई हो जाए। आज हमें बहुत हम पढ़े, बच्चे समझ में आई, हम बर्बाद हुई, हम सोए नहीं पी। हाँ, अगर ऐसे गणित में दिया है 2, 3, 5, 4, 6, कौन है, तो हमेशा हम यहाँ पर लिखेंगे ओ पी। वेक्टर जब लगा दोगे, जब हम वेक्टर लगा देंगे वेक्टर, तो इसका मतलब होगा, देखिए अगर ये बना ना हुई है, कभी वो ना बना हुई है, वेक्टर में वो बना नहीं होगा, लेकिन होंगे ये मूल बिंदु के सापेक्ष ही। देखो चल रहा वीडियो किधर, होंगे ये मूल बिंदु के सापेक्ष ही, लेकिन वो बना नहीं होगा। तो इसको हम जब भी लिखेंगे तो हम क्या लिख लेंगे, ओ पी वेक्टर बराबर ये 2, ये तो अदिश है, ये क्या है सब अदिश, इनके साथ डायरेक्शन फेंको, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये देखिए अगर 2, 3, 5 लिखा है तो इसका मतलब वो 2, 3, 5 दे, तो इस एक कंपोनेंट है, इसके अदिश कंपोनेंट है, आई कैप डालोगे तो ये डायरेक्शन आ गई, तो ये वेक्टर बन गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अगला अब देखिए क्यू दिया है तो इसका मतलब वो क्या दिया, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये हमने बताया 4i कैप, ये चीज़ है। अब हमें किताब दे दो, मेरी समझ से अगर इतना समझ गए तो सवाल लगना
चालू हो जाएंगे। एक्सरसाइज 2, पहली एक्सरसाइज में छांट के लाना है कौन सदिश कौन अदिश, या ना छठियो कोई बात नहीं, हम दूसरी से पहले देखते हैं। एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.2, निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। बढ़िया आ रहा कि नहीं? निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो देखिए ये एक सदिश दिया है, ये बराबर, अब ये इस पर तीर जैसे ही लगा हो समझ लेना ये वेक्टर है, इसमें दो चीजें हैं, दिशा है दो यार, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसका परिमाण लिखना है। परिमाण निकालने का क्या तरीका? परिमाण निकालने का क्या तरीका? ये आई कैप तो क्या है? डायरेक्शन। इसके बगल में क्या है हो? इसके बगल में एक, इसके बगल में एक, इसके बगल में एक। तो परिमाण लिखना है तो आई जे के कैप हट जाए, आई कैप जे कैप के कैप हट जाए, आई कैप और जे कैप और के कैप हट जाए तो डायरेक्शन हट जाएगी। क्या बच जाएगा? केवल परिमाण। तो वेक्टर माड निकालने का तरीका होता है, माड लगाओ इस पर और अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, मतलब आई के बगल वाले का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाले का स्क्वायर प्लस के बगल वाले का स्क्वायर। तो ये इसका परिमाण दे देगा। तो माड ए बराबर कितना? 1 प्लस 1 प्लस 1। तो माड ए बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3। लग गया, खत्म। बोलो यस या नो। यही चीज़ें हमने बताई। आगे जब हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये है सवाल नंबर 6, तब तुम घबराई हो कि 1,2,3 दियो, हम 1 आई कैप लिख दें 2 जे कैप लिख दें, तुम कहे अरे जो तो डायरेक्ट लिख दिया, तो तुम फिर कन्फ्यूज आई हो। तो इसीलिए हमने ये सब पूरी बातें पीछे की बताई रखी हैं तुम्हें, ठीक है। अब दूसरा का माड निकालना है। माड दिखाई देता कि नहीं? माड बी बराबर दिया है कितना? 2 आई कैप माइनस का 7 जे कैप माइनस का 3 के कैप। अब देखिए इसका माड निकालना, परिमाण निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालना। अब बताओ, आई के बगल वाले के स्क्वायर प्लस जे के बगल वाले के स्क्वायर प्लस के बगल वाले का स्क्वायर। तो आई के बगल वाले का स्क्वायर कितना? 4 प्लस का 49 प्लस का 9। तो कितना हो जी है बताइए? 62। लग गया, खत्म खत्म, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये सी दिया है, इसके बाद उस बोर्ड पर हम लगाएंगे सी वेक्टर दिया है 1/√3 आई कैप, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ना माइनस है वो, तो इसका हमें देखिए वेक्टर लगा है, तो इसका मतलब यही है कि इसमें आई लिखा है तभी ये वेक्टर लगा है। आई कैप से गुणा है तभी ये वेक्टर लगा है, क्योंकि आई कैप क्या है? डायरेक्शन है। ये किधर है? बाई एच पर, ये किधर है? जेड एच पर। के कैप लगा है तो ये डायरेक्शन है। तो इसका मतलब, इसका अगर हमें माड लिखना है तो कितना माड होगा? अंडर रूट में 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। बताइए सब, अगर ये ना निकाल पाए तो कैसे काम चलिए? तो कितना हुई है? 1/3 अंडर रूट 3 का वर्ग 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 माइनस का वर्ग, तो कितना हुई है? 3/3 बराबर कितना? अंडर रूट 1 बराबर 1। अब यूकल मैग्नीट्यूड वाले दो सदिश लिखना है। ऐसे सदिश दो, हमें ऐसे दो वेक्टर लिखना है जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो? यूकल हो। तो कौन से दो सदिश हो सकते हैं जिनका परिमाण समान हो? तो कोई दो सदिश, दो वेक्टर, कोई कौन सा? चाहे 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, कोई भी दो सदिश हो सकते हैं। चाहे 4 आई कैप, उल्टा आगे पीछे कर दो, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, इनका परिमाण समान है, इनका मैग्नीट्यूड समान है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या हमने तरीका बताया परिमाण निकालने का? माड
बाहर निकालने का क्या तरीका है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब कुछ 4 प्लस 9, ये कोई भी ऐसा लिख लो जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो। और ये कितना हो गया, 16, कितना हुआ है 29। देखो परिमाण 29 हाँ, इतना ही दूसरे वाले वेक्टर का भी परिमाण आना चाहिए। कितना, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर परिमाण लिखना है। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 4 प्लस 9, तो कितना हुआ है। हमने दो वेक्टर ऐसे लिख दिया जिनका परिमाण समान है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। अंडर रूट 29 दोनों का सेम है। चाहे यहाँ पर बदला, यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से 3 हटा दो, यहाँ से 4 हटा दो, ये खाली आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप लिख दो, तो भी क्या है, समान परिमाण के होंगे। मतलब ये मैग्नीट्यूड समान आया, इसे कोई अपने मर्जी से लिखना, ठीक। हाँ, अगला देखते हैं, लग गया। तीसरा सवाल यहाँ से दिखाई, उसमें आ रहा कि नहीं। अच्छा, यक्स और वाई के मान नहीं, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। चलिए, ऐसे कि समान दिशा का मतलब हमने क्या बताया है, कोई भी दो सदिश लिखना है अपनी मर्जी से। आई कैप लिखना है प्लस के कैप लिखना है, या 2i कैप प्लस 3k कैप। अब बी वेक्टर हमें लिख देना है 3i कैप प्लस 4k कैप। ये समान दिशा वाले हैं। हमें इनसे गुणा से मतलब नहीं, इनसे 2 से गुणा है या 3 से गुणा है, वो तो परिमाण में आएगा, लेकिन हमें दिशा समान। देखिए आई कैप यानी ये कहाँ है, एक्स अक्ष पर, के कैप यानी जेड अक्ष पर, ये भी एक्स अक्ष पर, ये भी। हम या कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं या, हम तो अपनी मर्जी से लिख रहे हैं। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसा हमने सदिश लिख दिया जिसका परिमाण भी समान होगा और जिसमें दिशा भी क्या होगी, सेम। या ऐसे लिख दें। तो इसका अगर हम परिमाण निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, अंडर रूट 3 दोनों का आएगा समान। बताओ समझ में आया कि नहीं। हाँ, चौथा सवाल, एक्स और वाई के मान ज्ञात किए ताकि 2i प्लस 3j एक्स आई प्लस वाई जे समान हो। हमें निकालना इस सवाल में x का मान, हमें निकालना इस सवाल में y का मान, ताकि सदिश, एक सदिश ये है 2i कैप प्लस का 3j कैप, दूसरा सदिश है v, इसका मान कितना है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसके हमें सवाल में x फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj सेम है, समान है। समान माने इक्वल है, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब हमें सवाल में ही कह रहा कि ये दोनों क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल है। 2i कैप प्लस 3j कैप बराबर xi कैप प्लस yj कैप। चलिए, यहाँ पर x का गुणांक कितना, i का गुणांक कितना x, यहाँ पर i का गुणांक कितना 2, तो इनका तुलना कर दीजिए। x बराबर 2 आ गया, y बराबर कितना, लीजिए सवाल खत्म। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, तुलना करने पर लीजिए लग गया। तुलना करने पर कई नंबर का हमने वेक्टर बताया था आपको, 18 नंबर का तुम्हारे सामने है, 18 नंबर का आएगा इनमें कहा है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी वेक्टर का है। हाँ, पांचवा सवाल, 6, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु a vector which has initial point 2, 1 and terminating point -5, 3 -5, 7, इस सदिश का अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। इस फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर। हमें उनके अदिश और सदिश, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक वेक्टर है, देखिए इस यहाँ से मान लेते, देखिए ये शुरुआत होती है, ये अंत होता है, ये शुरुआत, ये पूंछ शुरुआत करती है, अंत का होता है यहाँ पर, ये होता है पूंछ, ये होता है हेड। तो यहाँ से शुरुआत हुई, इसके निर्देशांक दिए 2, 1, ये 2, 1 दिए हैं।
दोबारा दिया -5, ये मान लेते हैं कोई है P, ये कोई है Q, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा किसके सापेक्ष होंगे, मूल बिंदु के सापेक्ष। कोई भी वेक्टर अगर लिखा जाएगा, उसका एड्रेस लिखा जाएगा, वो हमेशा किसके सापेक्ष होगा, मूल बिंदु के सापेक्ष। इसको हम क्या लिखेंगे, ओ पी वेक्टर बराबर, बताओ, वो वेक्टर लगा दो, आई जे डाल दो, 2i कैप प्लस 1j कैप। ओ क्यू वेक्टर बराबर -5i कैप प्लस 7j कैप। अब कह रहा क्या है, इससे हमें कह रहा है कि याद करो इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। अदिश और सदिश घटक अभी बताते हैं। तो ये सदिश है क्या, पी क्यू है। ये तो हमने ओ पी ओ क्यू लिखे, तो पी क्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमने सूत्र बताया था, बताइए। पी क्यू बराबर ओ क्यू माइनस ओ पी, यही तो होता है। ओ पी क्यू का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। हिंदी में क्यू का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, पी का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष, सब मूल बिंदु के सापेक्ष होता है। अब देखिए ओ क्यू लिखिए, ओ क्यू कितना है, -5i कैप प्लस 7j कैप, ये लिख दिया माइनस घटाओ यार, 2i कैप प्लस 1j कैप, क्या लिखे हो, तो -5i कैप प्लस 7j कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप। बताओ गलत है सही, हाँ माइनस, यही तो बात है। -5 और -2, -7i कैप और प्लस 7j में से 1j गया। अब देखिए ये पी क्यू वेक्टर हो गया। अब पी क्यू वेक्टर में बताया है अदिश कंपोनेंट, देखिए अदिश घटक, तो हम इसको लिखेंगे। अब देखो हम कितना बढ़िया लिख रहे हैं, स्केलर, सवेरे सवेरे स्केलर कंपोनेंट, ये हमारा हो गया। और एक सदिश घटक, बस एक सवाल उठ जाओ, अब बीमार है, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, हाँ। तो सदिश का मतलब, अब अदिश क्यों लिखना है, तो क्या हो गया, -7, 6, डायरेक्शन हटा दो। अदिश के लिए क्या है, डायरेक्शन हटा दो, डायरेक्शन का मतलब आई कैप लिख दो, सदिश बन जाइए। अब ये देखिए अदिश सदिश कंपोनेंट कौन इसके हो गए, -7i कैप, 6j कैप, ये इसके कंपोनेंट, इसके घटक जो हैं वो सदिश हैं। और अदिश में क्या होता है, अभी हमने बताया किसी को वेक्टर बनाना, आई कैप से गुणा कर दो, वेक्टर बन गया। तो वेक्टर वाले में हम ये लिखेंगे आई कैप जे कैप, और अदिश में लिखेंगे -7, गिनती वो अदिश है, और आई कैप जे कैप लगाओ सदिश है। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, लग गया हा? यहाँ पर अच्छा ये, हाँ सॉरी, ठीक, ये 1j कैप है। बस एक सवाल और आपके लिए, फिर कल से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप आज हैं बीमार। 6 नंबर सवाल, एक हमारे पास वेक्टर ए दिया है जिसका मान है आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। वेक्टर बी का मतलब क्या है, -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। कल ये एक्सरसाइज इंड हो जाएगी, ये बेसिक ना पढ़ाना होता तो आज ही खत्म हो गया। हमारे सवाल बहुत जल्दी खत्म हुए। पहली एक्सरसाइज में शुरुआत में सदिश बता देना है कल, सदिश पहली एक्सरसाइज 2 मिनट की है, खत्म। तो बी वेक्टर दिया और सी वेक्टर दिया है, और सी वेक्टर मुझे क्या दिया है, आई कैप -6j कैप प्लस 7k कैप। अब हमें क्या करना है, बहुत आसान है, इसका योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब योगफल का मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये हमें ज्ञात करना। तो ऐसे जोड़ दें, बताओ, आई देखो जोड़ो, ऐसे जोड़ दो। अब यहाँ पर जगह नहीं तो ऐसे जोड़ दो बच्चा, ये देखो आई और आई 2i
और उसमें से -2i कट गए, कहाँ बचा 0, 0i कैप लिखेंगे नहीं। अब देखो प्लस प्लस वाले जोड़ो, देखो -2j और -6j कितने हो गए, माइनस का 8j और इसमें से +4j घटाओ कितना बचे, माइनस का 4j। ये देखिए माइनस माइनस वाले देखो ये जोड़ लो, प्लस प्लस 5 1 6 के कैप, 6 के कैप और ये माइनस का 7 के कैप कितना बचे, माइनस का के कैप। पर आप पढ़ ली, बस सही तरीका लिखो, जिसे सवेरे लिख दिया वैसे नहीं, ठीक है, सही तरीका लिखो, मोबाइल में देखो जाके पहले। धन्यवाद।